आज जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं वो क्लास आपका क्लास 8 की होगी और ये स्पेशली साइंस की चैप्टर है। और आज जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस से और चैप्टर कौन सा है, तो आपका सेकंड चैप्टर ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 1 बन चुका है। तो आप चाहे तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैप्टर 1 को। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु की बात की जा रही है। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इनसाइड द चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अपने आसपास के कुछ क्षेत्रों पर जो है वो देखा होगा कि अपने आसपास के स्थानों पर देखा होगा कि पौधे और जंतु जो होते हैं अधिक अनेक सजीव देखे हैं। ठीक है, और आप पौधे पे भी देखते हैं और जंतुओं पे क्या करते हैं, तो आप अनेक सजीव देखे हैं। परंतु क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख पाते। वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड यानी रोटी सड़ने लगती है और इसमें क्या होता है कि सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए और काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं क्या होगा कि आपको दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यहाँ यह कहाँ से आई है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी किया जाने के लिए बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी क्या करना है, गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डाल लीजिए। मिट्टी के कण जो है वो छोटे जाने के लिए कण बैठ जाने के बाद क्या कीजिए कि जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं यहाँ पे? ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है वो देखते हैं। इन प्रेक्षण से पता चलता है कि मिट्टी और पानी से जो है वो आपके इस मतलब जब हम प्रेक्षण करते हैं तो ये पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। और इनमें कुछ जो जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्तक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, जबकि अन्य जो होते हैं वो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि आपका जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं। यहाँ पे भी दिया जा रहा है और आप खुद भी अगर ऑब्जर्व करते होंगे तो बहुत सारे कीड़े जो होते हैं छोटे सूक्ष्मजीव दिखते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूक्ष्मजीव को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया है और इसके नाम जो है वो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव जो आप 2.1 से लेकर के 2.4 में देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं जीवाणु, सॉरी वायरस यानी हम लोग विषाणु को देखते हैं। जीवाणु करें विषाणु को देखने वाले हैं और ये क्या होता है, सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। केवल ये परपोषी से ही गुणन करते हैं, यानी दूसरे परपोषी में ही जा करके ये डेवलप हो पाते हैं। अर्थात क्या होता है कि जीवाणु पौधे और जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। उसके अलावा आप विषाणु जो चित्र 2.25 में देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू होता है, अधिकतर क्या होते हैं, तो ये खांसी वगैरह जो होते हैं वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा जो होते हैं वो भी विषाणु यानी वायरस की वजह से होते हैं। आगे देख सकते हैं कि कुछ बीमारी जो होते हैं वो जीवाणुओं से होते हैं, यानी अतिसार और मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और जो रोग होते हैं टीबी जिनको बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में आप जो है कक्षा हमने 6 और 7 में पढ़ा है। अगर आपने नहीं वो चैप्टर देखा होंगे वो क्लास का साइंस, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस क्लास 7 करके इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है तो स्पाइरल जीवाणु का पिक्चर है, ये जो आपका स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे देखते हैं ये छड़नुमा जीवाणु है जो छड़ की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी बातें हैं कि पिक्चर के साथ दे देता है, तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे, थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि शैवाल का नाम दिया हुआ है, तो क्ले माइडोमोनास है।
क्लेमाइडोमोनासा और स्पायरोगाइरा है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटोजोआ देखिए अमीबा और पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी आप देख लीजिए, और आप जो भी लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास है यहाँ पे, और आपका है स्पायरोगाइरा हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो किया जा रहा, तो इस राइजोपस है, ये राइजोपस है यानी ब्रेड मोल्ड है। उसके अलावा क्या पेनिसिलियम है, उसके अलावा एस्परजिलियस है, ठीक है, ये कवक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड में होता है ये। और ये पेनिसिलियम इस तरह का पिक्चर आप देख सकते हैं, और एस्परजिलियस इस तरह का कवक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो है आपका अमीबा और पैरामीशियम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं आपका प्रोटोजोआ होता है जो इस तरह का सेब बना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको फास्टली आपको बता दूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि विषाणु जो होते हैं स्पोक स्पोक जैसे देखते हैं, कोरोना वायरस का भी आप देखे होंगे कि इस तरह का स्पोक स्पोक बना हुआ था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, पिक्चर में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग जो होता है दही, ब्रेड, केक और बनाने में भी किया जाता है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों का अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता था, ठीक है। पर्यावरण को जो बोला जा रहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ में रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए आपको कार्बनिक अवशिष्ट यानी सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष और विस्टा इत्यादि जो होते हैं वो कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं, ठीक है। यानी सब्जी के जो छिलका होता है, आलू के छिलका, ये बहुत सारे छिलका जो आप देख सकते हैं, आपके जंतु के अवशेष भी देख सकते हैं, ठीक है, विस्टा भी इत्यादि होते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कार्बन अपशिष्ट का अपघटन जो जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं, ठीक है। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही और ब्रेड का बनाना, यहाँ पे आपने देखा है कि 7 क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जीवाणु जो होते हैं दही दूध को क्या करते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये ऑलरेडी जो है, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखते हैं हम लोग क्या है कि 2.2 को देख लेते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो है उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। शायद इधर उधर हो गया है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको जैसे आपका जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ जो हो गया होते हैं वो, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि आपका शैवाल और कवक होते हैं। यानी देखिए क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव एक कोशीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, जीवाणु में क्या होते हैं, तो शैवाल और प्रोटोजोआ हो गया, अथवा बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो शैवाल और कवक आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई जो होते हैं शैवाल भी आपको देखने को मिलेंगे और कवक भी देखने को मिलेंगे। यह बर्फीली शीत से क्या होते हैं कि यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं, ठीक है। यह क्या है कि यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह क्या होता है कि यह जो मनुष्य सहित क्या होते हैं सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, पाए जाते हैं। अमीबा जो होता है वो सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, और जबकि कवक और जीवाणु समूह में आपको देखने को मिलेंगे। कवक भी हो गया और आपके जो होते हैं क्या होते हैं, जीवाणु भी आपको समूह में देखने को मिलेंगे। उसी तरह से देखिए कुछ क्या है सूक्ष्म जीव और हमारे हम के बारे में बात किया जा रहा है, तो सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा जो है ये क्या होता है, लाभदायक भी होता है हमारे लिए, और कुछ अन्य हानिकारक होते हैं तथा जीवों में क्या करते हैं, रोग के कारक बनते हैं, ठीक है। हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो हमने अभी देखा है कि ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया होगा।
चलिए यहाँ से देख लेते हैं। दही में अनेक जो होते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और जिसमें क्या होता है लैक्टोबैसिलस नामक जो होते हैं जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो दूध को क्या करते हैं दही में परिवर्तित कर देते हैं और यह दूध में क्या करते हैं जनन कर इसे दही में परिवर्तित करते हैं। आप जैसे कि जीवाणु जो पनीर होते हैं, चीज़ जो होते हैं, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में क्या होते हैं सहायक होते हैं। रवा जो सूजी होते हैं, इडली एवं भटूरे एक महत्वपूर्ण क्या होते हैं संगठक दही है। ठीक है, रवा जो सूजी होता है, इडली एवं भटूरों का एक जो होता है संगठक क्या होता है दही है। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु और आपके जो ईस्ट चावल के मोटे आपके जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे कि इडली और डोसा बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटी करने को बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि एक बर्तन में ½ kg जो है वो आटा तथा मैदा लेकर के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके गर्म जल से क्या कीजिए गूँथ लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा कि इसमें जो है आप इसमें क्या कीजिएगा कि 1 चुटकी जो है वो ईस्ट पाउडर डाल लीजिएगा। ठीक है, डाल करके गूँथिएगा। ठीक है, आप 2 घंटे के बाद क्या देखते हैं तो ये देखेंगे कि मैदे को उठा हुआ यानी फुला हुआ पाएंगे। ठीक है, यानी फुला हुआ जो बन जाता है। ईस्ट पाउडर के बाद जो है आपको मैदा इस तरह से खमीर उठी हुई पता चलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ईस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले जो होते हैं खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का जो है आधार है और इसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यहाँ किया जा रहा है। बड़े स्तर पे अल्कोहल हो गया, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में जो क्या होते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो आपका किया जाता है। उसके अलावा जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा जो है वो अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं हमारा जो दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गंध अल्कोहल की है। ठीक है, अच्छा नीचे है हमारा लग रहा है। चलिए यहाँ पे एक्टिविटी हम लोगों को करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी आप 2.4 को देखेंगे तो 500 ml क्या कीजिए कि विकट लेकर के उसमें 3.3/4 भाग जो है जल भरिए और 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए और इसमें क्या होगा कि ½ चम्मच ईस्ट पाउडर डाल लीजिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब बिलियों को सूंघ कर देखिए मतलब अगर सूंघेंगे तो क्या होगा इसमें कुछ स्मेल आएगा। ठीक है, स्मेल में देखते हैं क्या है तो ये गंध जो होते हैं अल्कोहल का की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। ठीक है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या होती है किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज जो है 1857 में की। ठीक है, लुई पाश्चर ने कब की तो किण्वन की खोज की थी वो आपका 1857 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो उस समय हुआ था ना, आपका जो मूवमेंट हुआ था भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था, लेकिन मतलब जो आज़ादी के लिए पहली लड़ाई बोली जाती है वो 1857 में भी, जिसको सैनिक विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा 1942 में होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग की बात की जा रही है कि जब हम जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का जो स्रोत होता है सूक्ष्म जीव ही होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। कौन? पेनिसिलियम या फिर प्रतिजैविक का जो गोली हम खाते हैं या कैप्सूल जो आप लोग बोलते हैं, या मैं ऑलरेडी मैं तो होम्योपैथिक ही खाती हूँ तो मैं उतना अंग्रेजी दवा के बारे में नहीं बता सकती आपको। ठीक है, उनकी वृद्धि को क्या रोक देती है और ये क्या होता है कि ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार क्या होता है कि औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, एंड प्रतिजैविक बोल लीजिए चाहे एंटीबायोटिक बोल लीजिए, इंग्लिश में एंटीबायोटिक और हिंदी में क्या बोलेंगे प्रतिजैविक बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधि का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया,
टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है, ठीक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सन 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, अचानक क्या हुआ कि समंदर तस्तरी में हरे रंग के एक फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। जो फफूंद होते हैं वो जीवाणु की वृद्धि को क्या कर देते हैं, तो रोक देते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं फफूंद द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है, यानी जीवाणु को मारने का काम कौन करता है, तो फफूंद कर देता है। इस प्रकार जो है फफूंद से पेनिसिलियम बनाएगा, ठीक है, याद कीजिएगा कि पेनिसिलियम में और कुछ नहीं होता है, तो फफूंद होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो पेन आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपका बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है। मैं फास्ट इसलिए पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जा कर के स्पीड को कम कर दीजिएगा, ठीक है। पशु आहार हो गया, कुक्कुट आहार से भी में भी जो है प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग जो होता है कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखने का बात किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की दवा लेनी चाहिए। इस दवा का कोर्स भी पूरा करना जरूरी होता है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए कि हमने प्रतिजैविक ले लिया, ठीक है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, और जब हम बीमार पड़े और हम लेंगे तो वह हमारे बॉडी को असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है पहले ही हमने ज़्यादा आपका प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक ले चुके हैं, इसलिए बेकार का दवा खाना गलत बात है, ठीक है। इसके अलावा जो अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाने वाली प्रतिजैविक शरीर में अत्यधिक उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में क्या होता है कि प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एंटीबायोटिक जो है होता है सर्दी जुकाम यानी फ्लू में जो होता है वो यूज़ नहीं कर मतलब इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यह जो होते हैं वो रोग विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है, वायरस के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम देखते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है, कि जब बच्चे को जन्म होता है, शिशुओं का जो जन्म होता है, तो क्यों उनको छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है यानी वैक्सीन लगाया जाता है। क्या होता है कि जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनमें से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो होता है प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कोई भी अगर सूक्ष्मजीव हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो प्रतिरक्षी क्या होता है कि एक्टिव हो जाते हैं। शरीर को यह स्मरण रहता है कि यह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो इसे किस प्रकार क्या होता है कि लड़ा जा सकता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं इसी अनुसार जो है लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं, यानी दोबारा अगर वो एंट्री करता है तो पहले ही से ये एक्टिव हो जाते हैं और उसको मार देते हैं। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, और ये क्या होता है कि आप देख सकते हैं रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है, ठीक है। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि टीका यानी वैक्सीन जिसको बोलते हैं कार्य करता है। हैजा हो गया आपका क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1798 में क्या होता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए आपका 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। याद रखिएगा एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक को खोज की थी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप उन रोगों की जो सूची तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने माता पिता से बोलते हैं ना, हेपेटाइटिस, फिर से आपका निमोनिया और क्या क्या का दिया जाता है, चिकनगुनिया वगैरह के लिए भी दिया जाता है, और भी छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा दिया जाता है। उसके अलावा देखिए सभी बच्चों को इन रोगों से जो है वो सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके जो होते हैं टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं, और बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपने टेलीविज़न और समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो देखे होंगे, ठीक है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में जो होता है एक टीका यानी वैक्सीन होता है। पोलियो ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का टीका होता है, पोलियो ड्रॉप भी होता है, ठीक है। वो
स्पेशली जो मुंह से भी ड्रॉप वाला तो मुंह से दिया जाता है और वैक्सीन भी दिए जाते हैं। चेचक के विरुद्ध जो है विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है। इसमें क्या होता है कि परिणाम जो है विश्व के अधिकांश भागों में चेचक को उन्मूलन हो गया है। करीब करीब कुछ मामले आपको कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन तो अब बंद ही हो गए हैं। ठीक है, आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है, आपको जैसे आपका बहुत सारा आप देखिएगा कि जो जानवर होते हैं खुरपक्का होता है। ठीक है, और उस तरह से क्या होता है कि उनके मतलब मुंह वाले जो मतलब नाखून वगैरह जो होते हैं उस अफेक्ट होते हैं। काऊ में ये इस तरह का देखते हैं, तो उसके लिए भी वैक्सीन दिया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की बात की जा रही है, तो कुछ जीवाणु और नीलहरी शैवाल जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीण कर सकते हैं, और आप देखेंगे इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका जो है वो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीलहरित शैवाल जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका नीलहरित शैवाल है, और इस तरह से आप बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों की पिक्चर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण की बात की जा रही है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अपने विद्यालय के मालिक को देखने के लिए बात जो है पहली और बूझो, और दूसरे विद्यार्थी ने घरों और बगीचे में पत्तियों या फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके इसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। ठीक है, बच्चे की एक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है। कुछ समय बाद क्या होता है कि इसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो जाता है, और पहली बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार होता है। ठीक है, ये बच्चे का एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 2 गमले लेकर के क्या कीजिए कि प्रत्येक मिट्टी से आप भर दीजिए। ठीक है, ए और बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा बी में जो है पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए और 3 से 4 सप्ताह बाद उनका प्रेषण कीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है कि आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है। यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होते हैं, यानी आपको क्या दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि गमला ए वाला जो होता है पादप अपशिष्ट का अपघटन हो जाता है, यानी जो पौधे से रिलेटेड होते हैं, छिलका होते हैं, ये क्या होता है खत्म हो जाते हैं। यह कैसा होता है, तो ये कारण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है बने पोषक पौधों द्वारा जो है पुनः क्या किया जाता है, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म जीव उन पर जो है क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हमेशा नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। देखिए आप जो है आप अक्सर जो है बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते होंगे। ठीक है, जो मरने के बाद सड़ जाते हैं, पेड़ पौधे भी टूट गए तो क्या होता है ज़मीन पे जो होते बाद में सड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद क्या आता है कि वह विलुप्त हो जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ क्या होता है कि अन्य जो होते हैं पदार्थों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस प्रकार जो किया जाता है हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या करते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव की बात की जाए तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने में ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जो भोजन करते हैं, भोजन कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। ठीक है, यानी कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं। ठीक है, आइए उनकी कई हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है,
तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जाए तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव जो जानना चाहिए। क्या होता है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पानी, पेयजल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते संक्रमित व्यक्ति और जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचारण हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसे जैसे सर्दी जुकाम होता है तो छींकने से जो है होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं टीबी का जो बैक्टीरिया होता है कई घंटे तक एक्टिव रहता है। ठीक है, बाद में जो अगर उस तरफ अगर गुजरते हैं तो आपको अफेक्ट कर सकता है, टीबी का जो बैक्टीरिया हमारे तक भी पहुंच पाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता, तो आप जब अधिक से ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, सूक्ष्मजीव द्वारा जो होने वाले जो ऐसे रोग है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग है जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो वायु और जल और भोजन द्वारा या कायिक संपर्क से जो आपके फैलते हैं तो वह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है, जैसे आपको हैजा हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, चिकन पॉक्स और क्षय रोग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब जुकाम में पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो क्या होता है, सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों आपके रोग कारक यानी वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाता है। यह वायरस जो होते हैं श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम छींकते समय अपने मुंह से, नाक से एक रुमाल रखना चाहिए, जो बच्चों को एक्टिविटी सिखाना चाहिए। जब भी आप स्नीजिंग कीजिए ना, छींकिए ना, तो एक रुमाल जरूर रख लीजिए। और अच्छा तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखिए, कि मान लीजिए कुछ जुकाम अगर किसी को गए तो कुछ दूर के लिए आप मतलब उनसे अलग रहिए, जब वो ठीक हो जाए तो उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे खुद भी सेफ्टी होता है और घर के बाकी सदस्य भी नहीं बीमार पड़ते। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, जो आपके कीट भी होते हैं, जंतु भी जो होते हैं, घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। ठीक है, मक्खी जो होते हैं कूड़े पे बैठते हैं और अपशिष्ट पे भी, कचरे पे बैठते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे मधुमक्खी मतलब आप जो मक्खी देखते हैं तो क्या कचरा पे भी बैठ गया, गंदगी पे भी बैठ गया। ठीक है, गोबर पे भी बैठते हैं, वही खाने पे भी बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि उससे हम बीमार भी हो जाते हैं। अगर फूड पे वो बैठ गए तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं और जब मक्खी बिना ढके भोजन पे बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण क्या होता है, संभव हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा भी ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका जो है उदाहरण है। ठीक है, मच्छर प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। यानी जो मादा जो होती है वो क्या होती है, एडिस मच्छर के डेंगू के वायरस होते हैं। याद है, यानी मादा एडिस मच्छर जो होती है डेंगू वायरस का वाहक होती है। डेंगू होने का सबसे बड़ा जो होता है वो एडिस मच्छर ही होती है, जो फीमेल होती है। हम मलेरिया और अथवा जो है डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो है वो मच्छर आप देख रहे होंगे कि तो मादा एनाफ्रीज मच्छर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीचर को बोलिए कि अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास के पानी को एकत्रित ना होने दे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा हमारे टीचर के द्वारा हमें क्यों बोला जाता है। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को भी बोला जाता था। ठीक है, या कूलर का पानी जो है आप निकाल दीजिए, आप यूज़ नहीं करते तो। ठीक है, इस तरह का भी बोला जाता है। बकेट का आप जब पानी देखिएगा तो बकेट में ज़्यादा पानी अपना रखे, अगर है तो उसको फेंक दीजिए बरसात के टाइम में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, जितने भी मच्छर होते हैं वो जल में ही उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर हो गया, टायरों और फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जो है फल जल को क्या करना, एकत्र न होने देते हैं। ठीक है, न होने देना चाहिए। ठीक है, नहीं होने देना चाहिए। अतः जो है अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ व शुष्क रख करके हम मच्छरों को पैदा होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे आप अपना करके मलेरिया का फैलने से आप रोक सकते हैं, कि किस तरह से आप मलेरिया का बचाव कर सकते हैं। तो आप कूलर का पानी फेंक दीजिए, बाल्टी को आप क्लीन रखिए। उसके अलावा जो जहाँ पे
कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव द्वारा जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग जो होते हैं, आपको किससे होता है और क्या रीज़न होता है, आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, आपका क्षय जो टीबी होता है जीवाणु से होता है, और ये क्या इसके कैसे फैलता है, तो वायु से फैलता है। खसरा जो होता है वायरस होता है, खसरा यानी मिजल्स होता है वायरस होता है, ये भी वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स जो आप देखते हैं छोटे छोटे जो स्पॉट हो जाते हैं, वायरस से होता है, और इसको या तो बीमार आदमी के संपर्क को टच कर लीजिए या फिर हवा से भी फैलता है। आपका पोलियो देखिए, पोलियो में क्या होता है, तो वायरस ही होता है, और ये जल और आपका वायु से फैलता है। क्या होता है बचाव के लक्षण देख लेते हैं। रोग जो होते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग करना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, जैसे आपका बेडशीट हो गया, तकिया हो गया, रुमाल हो गया, ये सब आपका। और टाइम पे क्या कीजिए कि आप उनको टीकाकरण आप करा दीजिए, ठीक है, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए हैजा जो है, तो हैजा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैजा क्या होता है, तो हैजा जो होता है जीवाणु होते हैं। हैजा क्या होता है, जीवाणु होते हैं, यानी जल भोजन होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपना करके भलीभांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी देख सकते हैं कि टाइफाइड क्या होता है, तो ये भी जीवाणु होता है, ये भी जल से ही होता है। सेम टू सेम आपको फॉलो करना है टाइफाइड के लिए। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वायरस होता है, जल के द्वारा आता है। उबलते हुए पेयजल का जो है उपयोग टीकाकरण द्वारा किया जाता है। मलेरिया हो गया, मलेरिया क्या से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग जो मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। मच्छर भगाने वाले रसायन एरिथ्रोसिन ऐसे कुछ होता है, एरिथ्रोसिन करके एक मच्छर का दवा होता है, जो आप ड्रॉप देखते हैं ना, जो मस्कीटो वाला लगाते हैं, तो एरिथ्रोसिन उसको बोलते हैं। ठीक है, आप प्रोनाउंस में शायद मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर जो एकत्र न होने देना ठीक रहता है, यानी आप हमेशा साफ सफाई रखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य में जो है वो होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने और रोकने के कुछ जो उपाय जो है तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, आप हमने ऊपर देख लिया। देखिए जंतुओं में बोला जा रहा है कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु की बात की जा रही है, उसको देखते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही नहीं होते, पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो होता है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग होते हैं, जो जीवाणु द्वारा होते हैं। गाय में जो खुर और मुंह का जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा ही होता है। ठीक है, आपका खुर और मुंह पका जो रोग बोलते हैं। चलिए रॉबर्ट कोच के बारे में देख लेते हैं। तो रॉबर्ट कोच जी जो हैं वो 1876 में बेसिलस एरिथ्रीसस यानी एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। ठीक है, यानी एंथ्रेक्स रोग यानी बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग होता था जिससे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले जो आप सूक्ष्म जीव जो देखते हैं, तो देख सकते हैं अनेक से सूक्ष्म जीव जो होते हैं, गेहूं, चावल, आपके आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण जो होते हैं फसल की उपज में कमी आ जाती है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों से आप क्या कर सकते हो, तो नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे क्या क्या है जो आप देखिए, पौधे में कौन कौन सी बीमारी होती है और किस किस जीवाणु से होता है देख सकते हैं। कवक से होता है, तो देखिए क्या होता है, नींबू में कैकर रोग होता है। नींबू में क्या होता है, कैकर रोग, तो किससे फैलता है, तो जीवाणु से फैलता है, और संचरण हवा के माध्यम से नींबू को अफेक्ट करता है। गेहूं में क्या होता है, तो गेहूं में आपका रस्ट रोग होता है, तो आप देख सकते हैं कवक से होता है, और कब का वायु और बीज से ये फैलता है। बीज अगर अफेक्टेड होगा तो गेहूं भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, भिंडी की पीत बोलते हैं, आपको वायरस से होता है और कीट से होता है। ये कीट की वजह से आपका कीट अगर बैठ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पादप रोग, सूक्ष्मजीव असंचरण का तरीका आप देख सकते हैं।
यहाँ पे जो आपका दिया जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है, तो खाद्य विषाक्तन की बात की जा रही है। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, उसने उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर जो है उसे वमन यानी उल्टी होने लगा, उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण ऐसा हुआ है। यानी आपका फूड पॉइजनिंग जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। कभी कभी ना स्ट्रीट फूड हम लोग खाते लेते हैं तो होता है ना इस तरह से, पेट दर्द होता है, वोमिटिंग होता है, तो इस तरह से हमारा देखिए पहले को आश्चर्य हुआ कि भोजन विष कैसे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संचरित रोग जो होते हैं वो भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन करने से क्या होता है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या होता है, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं और उसके सेवन से व्यक्ति जो भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। तो कभी कभी इसकी क्या करना चाहिए, कभी कभी क्या होती है कि मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से। हाँ, तो ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। ठीक है, यानी मतलब खराब होने से बचाएं, पॉइजनिंग होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण की बात की जा रही है, तो अध्याय 1 में हमने खाद्य के बारे में, खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा है। हम पके हुए भोजन का जो है घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, आप जानते हैं किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए बताया जा रहा है, खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, यानी जो आपका भोजन खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है कि दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप से में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाए गए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हुआ। तो वह भ्रमित है कि आइए हम यहाँ पे वो मतलब टेंशन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए हम खाद्य परीक्षण के लिए कुछ जो है उपाय को देख लेते हैं, आपके तरीक़ों को भी देख लेते हैं जो हम अपने घरों में करते हैं। ठीक है, हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों के बचाव के उपाय करना चाहिए। देखिए रासायनिक उपाय को देखते हैं, तो रासायनिक उपाय से जो है देखिए नमक और खाद्य तेल का उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। ठीक है, अतः इन्हें परीक्षण कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, इस जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। ठीक है, सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परीक्षण है, यानी सोडियम बेंजोइट होते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो होते हैं सामान्य परीक्षक होते हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में क्या होता है कि इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नमक का परीक्षण जो आप जानते हैं कि नमक और तेल भी डाल करके नमक द्वारा परीक्षण जो देखते हैं वो भी देखिए। क्या होता है कि सामान्य नमक का उपयोग जो मांस और मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली की सूखे आपको क्या करना है कि मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग जो है आम और आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। ठीक है, चीनी द्वारा परीक्षण जो बोला जा रहा है, तो देखिए जैम जेली स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से जो है खाद्य पदार्थों की नमी में क्या होती है कि कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण जो किया जा रहा है, तो देखिए तेल और सिरके का जो उपयोग है वह अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, सब्जियाँ, फल, मछली और मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जाए, तो गर्म और ठंडा करने की बात की जा रही है। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो चलिए ऊपर देख लेते हैं कि एक उपाय होता है कि थैलियों में आने वाला दूध जो होते हैं संदूषित क्यों नहीं होते, पैकेट वाला। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध जो है पौष्टिकीकृत होता है। पौष्टिकीकरण क्या होता है जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है
कि पौष्टिकरण जो होते हैं दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या है 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिकों ने की थी, और इसलिए उन्हें पौष्टिकरण कहते हैं। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, जो वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पे ही जो है वो पौष्टिकरण कहते हैं। याद रखिएगा कि क्या होता है कि आपको 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर सेंटीग्रेड जो भी बोलते हैं आप, और 15 से 30 सेकेंड है, सेकेंड, ठीक है, मिनट या आवर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह का MCQ जब आएगा ना तो आपको फंसा देगा। भंडारण और पैकिंग है, तो पैकिंग में और भंडारण में क्या होता है कि आजकल मेवा और सब्जियां भी हो गई है वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को देखते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, तो ये क्या होता है कि हमने जो 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं। जैसे सेम हो गया, मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ी वृद्धि द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। इसके आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में समझते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथियाँ जो है काफ़ी डीप तक आप देख सकते हैं। इस तरह से लेग्यूम पौधे क्या होते हैं, तो दलहनी पौधे जो होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र की बात की जा रही है। तो हम वायुमंडल में जो है वो, हमारे वायुमंडल में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में क्या होते हैं कि उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में क्या होते, परिवर्तित कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि तब देखेंगे कि नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, तो उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से क्या करते हैं, जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे द्वारा निर्भर करने वाले जो जंतु उनमें प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है, परिणामतः क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे डिटेल में। तो नाइट्रोजन चक्र है, यानी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक जो है, आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि नाइट्रोजन द्वारा जो जीवाणु द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन बनता है। उसके बाद क्या होता है कि अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। फिर क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनों यौगिकों द्वारा परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये फिर आपका इसी तरह हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे पौधों द्वारा शोषण किया जाता है नाइट्रोजन का। उसके अलावा जो जंतुओं द्वारा पौधे का खाना बनाना होता है, जंतु द्वारा पौधों को खाना। उसके अलावा उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने आज जो है चैप्टर 2 को देख लिया, जो भी वर्ड हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ इनसाइड द आपको चैप्टर को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबा वीडियो है पूरा, आप देख सकते हैं कि ये अब चैप्टर थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 में तो छोटे छोटे चैप्टर थे, लेकिन ये ये आपको अब बड़े क्लास में
अब आप बड़े क्लास में हैं तो आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और लेकिन वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, आपको अगर कोई भी चीज़ देखना होगा तो आकर के। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं और तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये बोल रहा है कि यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरने और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में क्या होता है, जीवित रह सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यह एक कोशीय और बहुकोशीय होते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जीवाणु जो होते हैं कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनमें क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लेकिन फिर भी इसे वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। विषाणु केवल परपोषी जैसे आपके जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कुछ सूक्ष्मजीव औषधि और अल्कोहलों के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि कुछ आपका बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कुछ जो सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं, अतिसार हो गया, प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जैसे हमने देखा ऊपर में। अगला क्या बोला जा रहा है, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों को की जड़ें और ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु जो होते हैं वो क्या होता है कि नीले हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु जो होते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन जो होता है वायुमंडल में होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से जो है ये सारे चैप्टर को हमने देख लिया। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो मेरे को जो अच्छा लगता है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आप जानते हैं कि बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह चुके हैं, यानी जीवाणु जो है मनुष्य से भी पहले से रह रहे थे, ठीक है। यानी इंसान बाद में आए, जीवाणु पहले आ गए थे, ठीक है। ये बहुत सख्त जीव है, इसलिए ये कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन में जो उबलते और ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं, ठीक है। ये कास्टिक सोडा और झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए जाते हैं। ये अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे असंभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकती हैं। और इस प्रकार ये जीवाणु कैमरे पर देखा गया तो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था, ठीक है। एक प्रकार का जीवाणु जो कैमरे द्वारा देखा गया, तो देखा गया कि ये 2 वर्ष से चंद्रमा पर भी है। सोचिए कितना ये बहादुर है, ठीक है। कोई पर्यावरण संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जो होते जीवित न रह सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे पर्यावरण में जीवाणु यानी बैक्टीरिया आपके जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टेक केयर।